जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय हम हमारे देश के बारे में कुछ जानेंगे, एक एक टॉपिक को आसानी से समझेंगे और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं शॉर्ट नोट्स के तरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक शब्द बताऊंगा और आवश्यकता पड़ने पर उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, इसमें अलग अलग वीडियो में आपको मिल जाएगा और साथ में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें स्थापना और तर्क को अपन देखेंगे, भारत का गणतंत्र देखेंगे और आरंभिक भारतीय सभ्यता को देखेंगे और सभ्यताओं का नवीनीकरण और भावी भारत को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी फिलहाल देखते हैं स्थापना और तर्क। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्थापना और तर्क, हम किस तरह से अपने देश को समझना चाहिए। देश आपसे विकसित होता है और आप देश के साथ साथ बढ़ते हैं। भारत एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसकी महान उपलब्धि और अनेक भूलों को एक साथ देखने का बड़ा आश्चर्य होता है। इस परिप्रेक्ष्य में एक भारतीय को अपने देश को समझना और भी कठिन हो जाता है। प्रारंभ से ही भारत ने श्रेष्ठतम चिंतकों को अपनी ओर आकृष्ट किया, उनमें दूर देशों के यात्री और विद्वान भी सम्मिलित थे। अनेक विद्वानों ने भारत पर प्रकाश डालने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में भारत के लोगों, उनके इतिहास, संस्कृति, विश्वास और अर्थव्यवस्था, राजकारण और जीवन पद्धति के बारे में प्रत्यक्ष विवरण दिए। जो भारत ने ना हमेशा से ही जो विद्वान लोग थे उनको आकृष्ट किया, उनको अप्रिशिएट किया और इतिहास लिखने में शायद इसीलिए काफ़ी सुविधा हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्राचीन काल में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों ने, देखो प्राचीन काल में जो भारतीय यात्री आए थे उनके बारे में भी देख लीजिए। आपको इस वीडियो से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा। प्राचीन काल में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों में चीनी बौद्ध भिक्षु का फासियन, ये कब आया था? 337 से 442 ईस्वी में। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में तीर्थ यात्रा में भारत में आए थे। किन के समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्या नाम था? फासियन था। कब आया था? 337 से लेकर 442 ईस्वी तक। और ये कहाँ का यात्री था? चीनी बौद्ध। उन्होंने बौद्ध राज्यों के ऊपर एक लेख लिखा। चीन के ही श्योन तुनसंग, यानी चीन के ही श्योन तुनसंग 602 से 664 ईस्वी ने 17 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया। यानी श्योन तुनसंग ने 602 ईस्वी से लेकर 664 ईस्वी तक लगभग 17 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया और विशाल यात्रावत में पश्चिम की यात्रा नामक ग्रंथ लिखा। यानी श्योन तुनसंग ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पश्चिम की यात्रा। यूनान के यात्री और नृविज्ञानी मैग्निस 350 से लेकर 290 ईसा पूर्व तक अपनी अग्रणी कीर्ति इंडिका के कारण विशेष चिंतकों में शुमार है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? ये मैग्निस, जिन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी जिसका काफी चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में ईरानी मुस्लिम विद्वान अल-बुरनी कब आया था? 973 से लेकर 1048 ईस्वी तक। इन्होंने 11वीं सदी के प्रारंभ में भारत का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया और 13वीं सदी में मास्को पोलो यानी 1254 से लेकर 1324 ईस्वी तक जब भारत के कोरामंडल समुद्र तट पर आए तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। ये जो अल-बरूनी जब भारत के तटीय क्षेत्र पर आया तो उसको आश्चर्य हुआ कि तमिल राज्य के राजा इस बात पर गर्व अनुभव करते हैं कि वे कानून से ऊपर नहीं हैं। यानी उनको इस बात का गर्व है कि वो कानून से ऊपर नहीं, कानून ही सर्वोपरि है। और ये क्षेत्र पूरे विश्व का समृद्ध और भव्य प्रदेश था। फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री फ्रांसवा बनियन ने 1625 से लेकर 1688 ईस्वी में एक किताब लिखी जिससे उसने मुगल कालीन प्रशासन का चित्रात्मक वर्णन भी किया। एक और फ्रेंच विद्वान जियोफेस्टेट टर्बिनियन 1605 से लेकर 1689 ईस्वी ने भारत का विशद विवरण दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश काल में अनेक विद्वानों और प्रशासकों ने भारत के विभिन्न पहलुओं पर लिखा है। ठीक है, ब्रिटिश काल में भी अनेक विद्वानों और प्रशासकों ने भारत के विभिन्न पहलुओं पर लिखा है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान फ्रेडरिक मैक्स वूलर 1823 से लेकर 1900 ईस्वी ने भारतीय दर्शन और रहस्यमय की गहराई और छानबीन की और उसे विश्व मंच पर लाए।
सर विलियम जोन्स ने 1740 से लेकर 1794 ईस्वी तक 15 जनवरी 1784 से में कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की है। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने कब? 15 जनवरी 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। धीरे धीरे ये भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र गया और विश्व के विभिन्न भागों में विद्वानों को आकर्षित करने लगा और भारतीय विद्वानों को भी प्रोत्साहन करने लगा। यानी कि सर विलियम जोन्स ने कब से इनका टाइम पीरियड क्या था? 1740 ईस्वी से लेकर 1794 तक। ठीक है, और इन्होंने 15 जनवरी 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की है, जिसमें न केवल भारत के बल्कि विदेशी विद्वानों को भी इनवाइट किया जाता था और इतिहास के बारे में और भी भारत के बारे में लिखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अल बिरूनी की क्या उद्देश्य था? वो क्या उद्देश्य लेके आया था? अल बिरूनी ने अपने कार्य विवरण इस प्रकार दिया, इससे उन लोगों की मदद मिलेगी जो हिंदुओं के साथ धार्मिक प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं, तथा ये एक तरीके से उन लोगों के लिए सूचनाओं का एक संग्रह है जो उनसे जुड़ना चाहते हैं। आप अल बिरूनी की किताब उल हिंद को पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में उनकी ये किताब उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करती है। क्या अल बिरूनी द्वारा प्रयुक्त हिंदू शब्द इस शब्द का आधुनिक अर्थ में भिन्न है? यानी कि आप और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए अल बिरूनी की किताब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, किताब उल हिंद के नाम से। आगे बढ़ते हैं। मूल के विद्वानों में B.S. नायपाल, वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय के भारतीय मूल के विद्वानों में B.S. नायपाल का जन्म 1932 और सलमान रश्दी का जन्म 1947 के नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने भारत पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। इन सभी तथा अन्य विद्वानों ने विलक्षण अंतर्दृष्टि और शिक्षाएं प्रदान की है, फिर भी ये भारत के विभिन्न पहलुओं की चित्र विधिका तैयार करने में पूरी मदद नहीं करते। अतः अंतिम विश्लेषण करने के लिए हर जिज्ञासु की काफी कठिन होने के बावजूद भी अपनी यात्रा स्वयं करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ही ये उल्लेख करना आवश्यक होगा कि भारत को विभिन्न नजरिए से जाना जा सकता। इसका एक तर्कसंगत तरीका ये हो सकता है कि हम उन विचारों को जानें जिन्होंने हमारे जीवन को रूप दिया है, उन मूल्यों और विश्वासों के मिलान की दृष्टि डालें जिनसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ और जो हमारे दैनिक जीवन में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी शिक्षा को अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट करना है तो आपको आसानी से समझ में आएगा भारत के बारे में और किसी भी विषय के बारे में। इस विषय में विशेष रूप से लिखित इतिहास की 5 सभ्यताओं का मिलान बिंदु का उल्लेख किया गया है। नामत वैदिक काल के दौरान आर्यों को पूर्व निवासियों के साथ घुल-मिल जाना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय, हिंदुत्व तथा इस्लाम का मिलान, अंग्रेजों का आगमन तथा उनके विरुद्ध हमारा महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष, मौजूदा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति। इन सभी विचारधाराओं तथा घटनाक्रम की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। सभ्यताओं का मिलान शीर्षक अध्याय 5 में इन सभी को एक दूसरे से जोड़ने और इन्हें मुख्य धारा से रखने का प्रयास करता है। ऐसा करते हुए अध्याय इस पुस्तक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तर्क पुरस्कार डालता है। टॉपिक का पुनः अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का गणतंत्र बनना। स्वतंत्र होने के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र का पथ अपनाया, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। हमारे पूर्वजों ने खासकर बिहार में वैशाली के लिच्छवियों ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया था और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक शासन की कुछ संस्थाएं भी स्थापित की थी। 26 जनवरी 1950 को हम भारत के लोग ने भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया। संविधान की उद्देशिका इसकी महती घोषणा करती है और तदनुसार 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
ये घोषणा किसी हिंसात्मक राजनीतिक आंदोलन का परिणाम नहीं था। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में चला गए अहिंसात्मक आंदोलन का सर्वोत्तम उत्कर्ष था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसी कारण हमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। वही हमको गर्व का अनुभव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खास बात यह है कि हमारा संविधान देश के जाने माने जन नेताओं से व्यापक परामर्श के बाद अंगीकृत किया गया है। हमारे संविधान की खास बात यह है कि इसमें कहीं जाने माने नेताओं और कहीं विदेशी जो चरित्र चीजें होती है, उत्कृष्ट चीजें होती है, वहां से लिया गया। और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इनका समय देख लीजिए। 1884 से लेकर 1963 की अध्यक्षता में संविधान सभा को गठित की गई है, जिसमें उस समय के सभी जाने माने नेता सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए थे। यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, इनका कार्यकाल है 1851 से 1956 तक, इनका जीवन काल ये। इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए धर्म, समुदाय, जाति और लिंग से ऊपर उठकर सबके लिए वैश्विक मताधिकार सुनिश्चित किया है। ठीक है। यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने धर्म, समुदाय, जाति, लिंग और इन सबसे उठकर वैश्विक मताधिकार को एक सुनिश्चित किया है। संविधान को इतना युक्ति संगत बनाया कि आज के बदले युग में ये लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए ये उचित भी होगा कि संसद परिसर में विभिन्न राज्यों के विधानमंडल के परिसरों में इनकी प्रतिमाएं भी सुशोभित है। कि गणतंत्र की स्थापना हमारे इतिहास की अद्वितीय घटना है। हमारे पूर्वजों ने भारत को सभ्यता राज्य का स्वरूप दिया था और यही तत्व आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रथम ऋग्वेद और तदंतर श्रीमद् भगवद गीता में हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग पाते हैं। पुराणों में भारतवर्ष का बार बार उल्लेख है। मनुष्य संहिता में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत बहुत प्राचीन सभ्यता वाला देश रहा है। यहाँ पर कहीं स्वतंत्र और संप्रभु राज्य स्थापित हुए और कभी कभी तो लगभग पूरा देश ही एक संप्रभु का अधिकार में आ गया है। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा सरकार जनता द्वारा चुनी गई जनता की सरकार, हमारी सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता की सरकार शासन चलाने के लिए हमने संसदीय लोकतांत्रिक पद्धति का चयन किया है। भारत के लोग अपनी संप्रभुता का प्रयोग केंद्र में संसद और राज्यों में विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। फ्रेंड्स, जो चुनाव प्रक्रिया है तो राज्यों में विधानसभाओं के माध्यम से सीएम को इलेक्ट करते हैं। यानी इसको कह सकते हैं कि जनता का शासन जनता के द्वारा। ठीक है। जो देश का जो राजा होता है वो जनता द्वारा ही चुना जाता है, ना कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था है कि वे पीढ़ी दर जो पीढ़ी चली आ रही है उसके हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रतिनिधि वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होते हैं। यानी हमारे भारतवर्ष में 18 वर्ष के बाद वोट डालने का अधिकार हो जाता है, तो मतदान के बाद से ही ये चीज एक प्रोसेस के बाद संपन्न होती है। संविधान सभी नागरिकों, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु आसान अधिकार प्रदान करता है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद इन्हीं प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। यानी जो देश का संघ, जो देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और उसको भी निर्वाचित किया जाता है। और वे संघीय इकाइयों के प्रधान के रूप में राज्यपालों को भी नियुक्त करता है। यानी राष्ट्रपति ही राज्यपालों को नियुक्त करता है। किंतु राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की बिना सलाह मशवरों के अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते।
कुछ अपवाद को छोड़कर। तथापि संविधान राज्यपालों को कुछ विशेष अधिकार देता है जिनका प्रयोग वह स्वयं विवेक से या अपने व्यक्तिगत दायित्व पर कर सकता है। इस रूप को संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, जिसका आधार जनप्रतिनिधित्व, उत्तरदायी सरकार और केंद्र में संसद के प्रति और राज्यों में विधानमंडल के प्रति मंत्रिमंडल का जिम्मेदार होना है। संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति का एक मत के आधार पर होता है। इसका निहितार्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करे कि ये देश उसका है, और विगत वर्षों में एक नागरिक के रूप में हमने सिद्ध किया कि संसदीय लोकतंत्र में हमारा गहरी आस्था है। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष इसका संघीय चरित्र है। हालांकि भारतीय संघ को भी काफी अधिकार दिए गया है। पहला ही अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और ये बात किस में कही गई? अनुच्छेद 1 में। ये संघ के लिए प्रणाली 1950 से कार्यरत, और इसके लिए हमारे राजनीतिक अर्थव्यवस्था को धन्यवाद देना चाहिए, जिसके तहत पिछले वर्ष में ऊंची विकास दर ने पिछड़े राज्यों को गरीब लोगों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। कब ली? 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने एक तरह से सी राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, से राष्ट्राध्यक्ष का पद संभाला है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा आता है। गणतंत्र के संस्थापक नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय राज्य के लिए शक्तिशाली विधायिका और उत्तरदायी कार्यपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस के रूप में मजबूत संरचनाओं की भी स्थापना की है। संविधान ने भारतीय महालेखा परीक्षक, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग और सिविल सेवा की परीक्षा की व्यवस्था की, जिससे ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से प्रजातांत्रिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को सार्थकता प्रदान कर सके। हमारे भारतवर्ष वाले टॉपिक में अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे आरंभिक भारतीय सभ्यता। आरंभिक भारतीय सभ्यता में देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप विस्तृत किंतु निश्चित भौगोलिक सीमाओं से घिरा अपने आप में एक अलग संसार है। यद्यपि भूगोल भारतीय उपमहाद्वीप को तथा भारतीय मनीषा को विशिष्ट भौतिक व्यक्तित्व प्रदान करता है, तथापि भारत के दरवाजे बाहरी देशों के लिए कभी भी बंद नहीं रहे हैं। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय समाज में जो मूलतः हिंदू प्रधान है तथा जिसमें मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है, लगभग 4635 समुदाय यहाँ पर रहते हैं। लगभग भारत में कितने समुदाय के लोग रहते हैं? 4635 समुदाय रहते हैं। इन समुदाय में दुनिया के सभी प्रमुख संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, जिनके आत्मा के प्रयोजन के बारे में विभिन्न भिन्न सिद्धांत है और जो अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं। प्रत्येक समुदाय के अलग अलग लोकाचार, उद्योग और हस्तशिल्प है, लेकिन भारत इन सभी के अलावा भी बहुत कुछ है। जवाहरलाल नेहरू ने एक जगह कहा कि भारत सांस्कृतिक विविधताओं में एकता का देश है, जहां अनेक परस्पर विरोधी तत्व एक अदृश्य और मजबूत धागे में बंधे हुए हैं। दरअसल पिछली कई शताब्दियों से या सहस्त्रवादियों ने भारतीयों ने अपने 20 सामान्य लक्षणों, विचारों और भावनाओं को विकसित कर लिया है। इसने भारतीयों को एक मानसिकता, एक मूल्य व्यवस्था और एक जीवन शैली दी है, जिससे उल्लेखनीय रूप में कायम रखा गया है। समय के अंतराल, बारंबार विदेशी आक्रमण और बेहिसाब आबादी बढ़ने के बावजूद
भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान कायम रखी है। यानी भारत में बेहिसाब जनता या अधिक जनता या अधिक विदेशी आक्रमण के बावजूद भी भारत ने अपनी विशिष्ट पहचान हमेशा कायम रखी है, जो आने वाले दशकों में भूमंडलीकरण व लोकतंत्र के रूप में अनपेक्षित रूप से और आगे बढ़ेगी। से मिला जलाशय सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए, इसकी कलाकारी पे एक बार ध्यान दे लीजिए और आगे पढ़ते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि भारतीय मनीषा ने कब ललित कला, कविता, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में कदम उठाया। मृतकों, किंवदंतियों, उपासना पद्धतियों के साथ साथ कृषि विधियों और हस्तशिल्पों से ये संकेत मिलता है कि भारत में उच्च स्तर की सभ्यता का आरंभ 5000 साल से भी बहुत पहले हो चुका था। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय इतिहास के प्रारंभिक चरण का प्रमाण देती है। इस सभ्यता से जुड़े मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलीरा आदि स्थानों के पुरातात्विक खनन से ये प्रमाणित होता है कि उस काल में भारत में सुविकसित नागरिक जीवन और सिंचाई प्रणाली और कृषि कर्म अस्तित्व में थे। स्मरणीय है कि वैदिक काल के दौरान भारत का बौद्धिक विकास तदनुसार विकसित वैदिक संस्कृति में हड़प्पा की संस्कृति से पूर्णतः भिन्न नहीं थे। पुरातात्विकों का विचार है कि ऋग्वेद की रचना से पहले वैदिक और द्रविड़भाषी लोग लंबे समय तक, कई सदियों तक पारस्परिक संपर्क में थे। शायद ऋग्वेद को पूरा होने से पहले वस्तुत सिंधु सभ्यता के अवशेष कई संस्कृतियों और विचारों के मिलान का संकेत करते हैं, जिनमें ग्रीक, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन सभ्यताएं भी शामिल है। बहुत बाद में वैदिक काल में अवचेतन रूप को और काव्य प्रतीकों और प्रकृति के मानवीकरण अथवा आत्माओं की आराधना से पवित्र आख्यानों का सृजन हुआ। भारतीय मानस का यही पहलू है जो भारतीय दर्शनों के त्वरित विकास और गणित तथा ज्योतिष विद्या के विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय साहित्य का प्रारंभ संस्कृत में रचे वैदिक मंत्रों से होता है। प्रारंभिक साहित्य में दक्षिण के तमिल काव्य, मुख्य भूमि से पाली और प्राकृत की जातक कथाएं तथा पर्वतों और वनों में अनंत काल से में रहने वाले आदिवासी लोक काव्य भी है। प्रारंभिक साहित्य का स्वरूप धार्मिक था। वैदिक काल में के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ चारों वेद, यानी वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? चारों वेद है, जिसमें नंबर 1 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों में साहित्य का संपूर्ण निकाय समाहित है, जो कई सदियों की देन है, जिसे मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ने ग्रहण किया है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति और व्यक्ति के समाज के साथ संबंध का निर्धारण जीवन के 4 लक्ष्यों से होता है। धर्म यानी नैतिक जीवन, और अर्थ यानी कि राजनीतिक अर्थतंत्र, और काम यानी इच्छा और उपभोग, तथा मोक्ष यानी आध्यात्मिक स्वतंत्रता। यानी कि मानव जीवन 4 लक्ष्यों से होकर गुजरता है, यानी उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सहस्त्रवादियों ने मानव स्वभाव को मूल एक ही रहा है। इसकी आकांक्षा, भावना, बुद्धि, भौतिक उपलब्धि और आध्यात्मिक प्रकृति बारे में लगभग एक ही रही है। इस तरह से सभी भारतीय पंडितों द्वारा व्यापक रूप से समाविष्ट किए गए जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन से 4 उद्देश्य? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विश्व की प्राचीनतम साहित्य वेद है, इसे श्रुति यानी सुनना कहते हैं। विश्व का प्राचीनतम साहित्य वेद है, इसे श्रुति यानी सुनना कहते हैं, जो शाश्वत, स्वसाक्षी और दिव्य माना जाता है। वेद मंत्रों को ऋषि मुनियों ने ध्यान अवस्था में देखा था और सजाया था। यानी वेद मंत्रों को ऋषि मुनियों ने क्या ध्यान की अवस्था में देखा था और उनको सजाया था या गढ़ा था। पूरा वैदिक साहित्य श्रुति है। दूसरी ओर मानव रचित प्राचीन साहित्य, जिन्हें स्मृति यानी याद करना कहा जाता है। रामायण, महाभारत,
गीता सहित धर्मशास्त्र स्मृति परंपरा के उच्च स्तरीय साहित्य है। अनेक विद्वान इन्हें उपनिषद को भी श्रुति मानते हैं। जो अनेक विद्वान हैं तो उपनिषद को भी वो श्रुति मानते हैं, यानी सुनकर लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा महाकवियों, लेखकों और कथाकारकों की अभिव्यक्ति के माध्यम से तो बनी है। दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, गणित, खगोलशास्त्र, विज्ञान, नगर नियोजन, स्थापत्य, संगीत, नृत्य और नाटक जैसी विधाओं को अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी इस भाषा में लिखे गए। इसके अलावा पाली और प्राकृत जैसी जनप्रिय लोक भाषाओं भी प्रचार मात्रा में लोक साहित्य रचा गया है। संस्कृत, पाली और प्राकृत साथ साथ विकसित हुई है, यानी संस्कृत और पाली और प्राकृत साथ साथ विकसित हुई है। पाली बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा बनी, यानी अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी भाषा बौद्ध धर्म की प्रिय भाषा बनी है, तो पाली बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा बनी और प्राकृत जैन धर्म की। और प्रश्न अगर ऐसा आ जाए कि जैन धर्म की पवित्र भाषा कौन सी बनी है, तो वो प्राकृत भाषा। और प्रश्न अगर ऐसे आ जाए कि साथ साथ में कौन कौन सी भाषा विकसित हुई है, तो संस्कृत, पाली और प्राकृत साथ साथ विकसित हुई है। आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, बांग्ला एवं असमिया आदि के विकास में भी संस्कृत, पाली एवं प्राकृत का महत्वपूर्ण योगदान है तथा इन्होंने इन भाषाओं के लिपि, व्याकरण, साहित्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। महाभारत का एक दृश्य, मृण्मयी मूर्तिकला, पश्चिम बंगाल, लगभग 17वीं शताब्दी। भगवत गीता का एक दृश्य जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये चित्र का काल है 18वीं शताब्दी का। इस बात के तमाम प्रमाण मौजूद है कि प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ सभाओं का आयोजन की परंपरा थी। यानी इस बात के तमाम प्रमाण है कि प्राचीन भारत में क्या था, शास्त्रार्थ सभाओं का आयोजन होता था जिसमें लोगों के ज्ञान का टेस्ट होता था। यानी एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से साक्षात करता था, जिसका तर्क सबसे ऊपर हो जाता था वही विजेता होता था। जिसमें मुक्त बात से वाद विवाद करने के लिए देश भर से विशेषज्ञ जुड़ते थे और उन विद्वत सभाओं में निष्कर्ष का संहिता भी कहा गया, जिसकी संकलनकर्ता संपादक होता था तथा लेखक नहीं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। उन विद्वत सभाओं को जो विद्वानों की जो सभा होती थी उसको उस निष्कर्ष को संहिता कहा जाता था। ठीक है, और जिसका संकलन करता कौन था, संपादक होता था, लेखक नहीं होता था। लेखक खुद अपनी लेखनी लिखता है। ठीक है, शास्त्रार्थ के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त देख लीजिए। विभिन्न विद्वानों जैसे अमर्त्य सेन ने तर्कवादी भारतीयों के बारे में लिखा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय तर्कवादी होते हैं? भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं अथवा परिवर्तन के विषय में किन्हीं 3 समकालीन तर्कों तथा दलीलों के बारे में पता कीजिए। क्या हमारी धार्मिक परंपराओं के उग्र विवाद अंतर्विष्ट है? आगे देखते हैं। इतिहास मानव चेतना के विकास का संबंधित अभिलेख है। यानी क्या है, इतिहास मानव चेतना का विकास को संपादित अभिलेख है, जिसमें विचारों और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण या सेज या संक्रमण होता है। स्मृति को सहेजने की अपनी विलक्षण प्रक्रिया द्वारा हिंदू समाज ने चारों वेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों को श्रुति और स्मृति परंपरा से आज तक जिंदा रखा है। भारतीय की इस विशिष्ट ऐतिहासिक चेतना को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध ए विजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में रेखांकित करते हुए लिखा। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध ए विजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में रेखांकित करते हुए लिखा है, मुझे भारत से प्रेम है, इसलिए नहीं कि मैं मूर्ति पूजा का पक्षधर हूँ, इसलिए भी नहीं कि मुझे धरती पर जन्म लेने का अवसर मिला है, बल्कि इसलिए कि धरती ने अपने महान पुत्रों को दिव्य चेतना से निकले प्राणवंत शब्दों व आंधियों के दौरे में संभाल कर रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भाव यह है कि मुझे भारत से प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं मूर्ति पूजा का पक्षधर हूँ, इसलिए भी नहीं कि मुझे इस धरती पर जन्म लेने का अवसर मिला, बल्कि इसलिए है
कि इस धरती ने अपने महान पुत्रों को दिव्य चेतना से निकले प्राणवंत शब्दों को आंधी के दौर में भी संभाल कर रखा है। यानी चाहे कितनी भी परेशानियां हुई है, लेकिन फिर भी अपनी दिव्य चेतना को हमेशा सजा कर रखा है। भारत का वैशिष्ट्य क्या है? विदेशी लेखकों ने भारतीय मानस को परलोक और जबरदस्त झुकाव तथा ये लोग के प्रति उदासीनता के जीवन दर्शन ने बड़ी गहराई से आंदोलित किया है, और वे इस जगत से पलायन या इस बारे में सोचने को भारतीय की खासियत मान लेते हैं, मगर ये पूरी तरह सही नहीं है। महर्षि अरविंद ने ठीक ही कहा है कि निश्चय ही आध्यात्म, महर्षि अरविंद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। निश्चय ही आध्यात्म भारतीय मानस की मुख्य चाबी है। अनिश्चितता का भाव इनमें जन्मजात है, चाहे वे अज्ञान का युग हो चाहे ज्ञान का। ठीक है, भारत ने प्रारंभ से ही अपना इस अंतर्दृष्टि को सजाए रखा है कि जीवन को केवल एक ही प्रकाश से नहीं देखा जा सकता, जीवन को केवल बाह्य शक्तियों के सहारे जिया भी नहीं जा सकता। भौतिक विज्ञान के महत्व पर भी इसकी गहरी दृष्टि थी। ये सामान्य जीवन की कलाओं से जुटाना जानता था, लेकिन इसके साथ ही भारत ये भी जानता था कि जीवन की पूर्णता तभी है जब भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म की युक्ति संगत संगम हो। इसने देखा कि ब्रह्मांड की जटिलता को ना तो मानव के वर्तमान को से समझा जा सकता और ना ही उसके सतही दृष्टिकोण से। इसका मानना है कि अन्य अप्रत्यक्ष शक्तियां भी है जो मानव के भीतर है, मगर वे उनसे अपरिचित है। ये भी अदृश्य शक्तियां दृश्य शक्तियों के अवोगम्य, बोधगम्य और असीम से आवर्त होती है। ये महर्षि अरविंद की टिप्पणी है और ये भाव है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्होंने और क्या कहा। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि दुनिया पिछले 2500 वर्षों से के लिखित इतिहास में लगभग 1400 वर्षों तक भारत न केवल प्राचीन काल में अपितु मुगल शासकों दौर में विश्व का प्रमुख रहा है। अकबर के शासनकाल में, यानी अकबर का जो शासनकाल था 1542 से 1605 के दौरान, इसकी एक स्पष्ट झलक भी दिखाई देती है। हमारे पूर्वजों ने देश के बौद्धिक परंपराओं का विकास किया है। भारतीय मनुष्यों ने बीज गणित, ज्योमिति और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रारंभिक कदम उठाए हैं। दशमलव पद्धति का आविष्कार हमारी धरती पर हुआ है। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के दर्शन के प्रारंभिक चरण में वैचारिक उत्कर्ष को प्राप्त किया है। भारतीयों ने शतरंज जैसे खेल को आविष्कार किया, यौन शिक्षा में अग्रणी का भूमिका निभाई और राजनीतिक अर्थशास्त्र का पहली बार सुव्यवस्थित अध्ययन भी शुरू किया। रामायण, महाभारत, उपनिषद, भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ, अजंता एलोरा की विलक्षण स्थापत्य कला, अनेक बौद्ध, चैत्य, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अपने समय के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके ऊपर हम भारतीयों को अपनी विरासत पर गर्व कर सकते हैं। ये सारी उपलब्धियां भारतीय हैं और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरक तत्व है। ये चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद में है। ये कब है? लगभग 1740 से 50 ईस्वी तक लिया गया है। इसमें भगवान गणेश को एक लिपिक के रूप में दर्शाया गया और परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ में श्री गणेश को भी से लिखवाया है। हमारा भारतवर्ष में अब नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, सभ्यताओं का मिलन। अपने सुदीर्घ इतिहास में भारतीय सभ्यता ने अनेक बहुआयामी आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों को झेला है। इस महाकथा में लाखों में यानी 5 ऐसे युगांतकारी मिलान हुए हैं जिनका भारतीय इतिहास पर गहरा असर पड़ा है। पहला मिलान वैदिक काल में यानी 1500 ईसा पूर्व तथा इससे पहले हुआ है, जिसमें आर्य और भारत के आदिम निवासी एक दूसरे के निकट संपर्क में आए हैं। इस संपर्क में न केवल धर्म और आध्यात्मिकता पर बल्कि कृषि, उद्योग, व्यापार और संबरक उत्पन्नता और निर्णायक प्रभाव डाला है।
वेद, उपनिषद और हमारे महाकाव्यों ने सामान्य जन के साथ साथ अभिजात जनों के रहने के तरीकों और सोच को मार्गदर्शन देने का, निर्धारित करने का काम किया है। इसके अलावा संगीत, औषधि, गणित, ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई है। वैदिक काल में 4 वर्णों में विभक्त था, जिसे वर्ण धर्म कहा गया है। ये वर्ण धर्म ब्राह्मण यानी विद्वत वर्ग, क्षत्रिय यानी योद्धा, और वैश्य यानी आर्थिक वर्ग, और शूद्र यानी सेवक वर्ग। आरंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन को भी 4 वर्णों में विभक्त किया है। ब्रह्मचारी यानी छात्र, गृहस्थ यानी गृहस्वामी, वानप्रस्थ यानी एकांतवासी, और सन्यासी यानी स्वतंत्र व्यक्ति। ऐसा माना जाता था कि कर्म का नियम ही जीवन चक्र का शासित करता था। जन्म से मृत्यु और पुनर्जन्म से आगे तक। वर्ण धर्म एक प्रकार से सामाजिक नियम को स्थापित करने का प्रयास था, जो सामाजिक कल्याण के निमित्त समाज के ठीक ढंग से काम करने के लिए जोड़ा गया था। बाद में एक 5वां वर्ग अस्पृश्य बनाया गया। वर्ण के आधार पर अभिजात वर्ग को एक बंद समूह बन गया, जिससे गति निरुद्ध हो गई तथा नीचे से ऊपर की ओर जाना लगभग असंभव हो गया। प्रत्येक वर्ग में नियुक्ति जन के आधार पर होने लगी। अभिजात वर्ग प्रथम 3 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से मिलकर बना था। वैदिक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक असमानता पर पूर्ण निर्धारित थी। सदियों बीतने के बाद इसमें और भी क्षरण हो गया। जिन 2 वैदिक सामाजिक व्यवस्थाओं ने सदियों तक तो भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को सर्वाधिक हानि पहुंचाई है, वो वर्ण व्यवस्था से अलग अस्पृश्य वर्ग का निर्माण और स्त्री सहित समाज के कई वर्गों की शिक्षा पर पाबंदी है। यानी कि वैदिक साहित्य में जो वर्णों की व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। बाद में धीरे धीरे कि ये अस्पृश्य वर्ग का भी निर्माण कर दिया गया, जिससे कि काफी हानि हुई है। और शिक्षा में स्त्रियों पर और क्या नाम है अस्पृश्य वर्ग को शिक्षा पर पाबंदी करने के कारण भी काफी हानि हुई है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के नाम पर महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को शिक्षा की मनाही से समाज में अज्ञानता और अशिक्षा फैली है। इसी ने भारत को अत्यंत पिछड़ेपन और गरीबी की ओर ढकेल दिया। शिक्षा के अभाव और धर्म ग्रंथों को पहुंच से बाहर रखने का कुप्रभाव अस्पृश्य, दलितों, पिछड़े समझे जाने वाले लोगों को और महिलाओं पर पड़ा। उनमें जबरदस्त असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई और ये सभी विकृतियां ऋग्वेद की ऋचाओं में वर्णित शांति और भ्रातृत्व की उच्च आदर्शों के विपरीत है। दूसरा महत्वपूर्ण मिलन जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर 599 से 521 और बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध 566 से 484 के उपदेशों से हुआ है। ठीक है, यानी भगवान महावीर का समय 599 से 521 ईसा पूर्व और भगवान बुद्ध का 566 से 484 ईसा पूर्व तक रहा है। इनके उपदेशों ने लोगों के नए तरीके से सोचने में सहायता की है। महावीर और बुद्ध दोनों ने पूर्ववर्ती धार्मिक स्थापना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अंध आस्था की जगह बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। इन दोनों माँ की भूमिका को विशेष महत्व दिया। दोनों ने समावेशपरक सामाजिक व्यवस्था देने का भी प्रयत्न किया है। भगवान महावीर ने युक्ति संगतता पर विशेष बल दिया। उनका अनेकतावाद का सिद्धांत यथार्थ के बहुमुखी विश्वरूप की पहचान करवाता है। उन्होंने एक नए सिद्धांत शोधवाद को भी विकास किया, जो कि ये मानता है कि सभी प्राणियों में अपना अपना सत्य है। व्यवहारिक जीवन में यथार्थ के प्रति सोच हमें अपना दिमाग खुला रखने को प्रोत्साहित करती है। उस कट्टरवादी विचार को हतोत्साहित करती है, जिससे अन्य की तुलना में अपने विचार को श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान महावीर ने महिलाओं की समानता और शिक्षा के लिए पहली बार रास्ता खोला और उन्हें अपने पद में शामिल किया है। भगवान बुद्ध ने
भगवान बुद्ध ने मानवीय मामलों में बौद्धिक सोच को अपनाने की वकालत की और सुधार विरोधी विश्वासों और प्रथाओं को सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए भी वही मानदंड अपनाया। एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध का एक सूत्र देख लीजिए, भिक्षुओं और विद्वानों को मेरी बातों को भी सोने की तरह गला कर, काट कर, मांझ कर परखना चाहिए। इसके बाद उन्हें ये ग्रहण करना चाहिए, मात्र मेरे प्रति आदर दिखाने के लिए नहीं है। यानी भगवान बुद्ध ने इस बात को कहा था कि किसी भी बात को सोच समझकर, यानी सोने की तरह गला कर या काट कर या मांझ कर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहिए कि आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं या मुझे आदर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बुद्ध का यह आशय था कि धर्म ग्रंथों के सिद्धांत को भी बार बार तर्क की कसौटी पर कसते रहना चाहिए। यदि वे तर्क संगत नहीं है या न्याय यथार्थ से मेल नहीं खाता तो उसके निर्देशों का पालन करना उचित नहीं है। ये बुद्ध के उपदेशों पर लागू होता है। मैंने वैदिक दर्शन और बौद्ध पंथ का ज्ञान के बीच संवाद को काफी दिलचस्प होने के साथ साथ भारत की मनुष्यों को भारत को समझने के लिए अत्यंत मूल्यवान पाया है। ये भी गौर करने की बात है कि बौद्ध धर्म साहित्य सृजन और विश्वविद्यालय एवं मठों के निर्माण में दृष्टि से भी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है। बौद्धों को विश्व दृष्टि ने हिंदू विद्वानों को अपने अंतर्मन में झांकने के लिए बाध्य किया है। फलस्वरूप इस बदलते परिवेश में हिंदू समाज के अनेक विद्वानों ने एक और कर्मकांड की प्रधानता और जाति संरचना की जड़ता पर उंगली उठाई, तो दूसरी ओर बुद्ध को विष्णु का एक अवतार मान के उन्हें आत्मसात कर लिया। मेरे विचार से भारत से बौद्ध धर्म के तिरोधान से सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि बौद्ध धर्म द्वारा प्रोत्साहित और वैज्ञानिक जांच पड़ताल और बौद्धिक सोच की प्रक्रिया अब रद्द हो गई है। आगे चलकर बौद्ध दृष्टिकोण के लोप ने भारतीय समाज में प्रतिगामी शक्तियों को फलने फूलने का मौका दिया और धर्म तथा प्रकृति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते समय विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की हमारी क्षमता में जंग लगा दिया। फलस्वरूप भारतीय समाज में जड़ता और अशिक्षा धीरे धीरे अपने काले पंख पसारने लगी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने महिलाओं और कामकाजी लोगों, किसान, कारीगर और दलित वर्ग को लिखने पढ़ने से दूर रखा। बौद्ध धर्म के अवसान से धर्म और परंपरा के नाम पर सत्तासीन वर्गों ने फिर से अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। ऐसे समाज का ह्रास होना स्वाभाविक था। भारतीय समाज धीरे धीरे पीछे की ओर लुढ़कता चला गया और इसे घोर अंधे युग में कुछ ही क्षेत्रों में समृद्धि दिखती थी और कुछ ही बौद्धिक प्रतिभाएं दमकती हुई दिखाई देती है। 9वीं शताब्दी में चरम पथ पर लिखे कुरान शरीफ का एक पृष्ठ देख लीजिए। 8वीं सदी के बाद राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में पतन की शुरुआत के कारण जो खालीपन आया है उसे गजनबी और तुर्की आक्रमण और उत्तर में दिल्ली सल्तनत उत्थान ने भरा है। यद्यपि मालाबार तट पर इस्लाम पहले ही पहुंच गया था, मगर कहा जा सकता है कि इस तीसरे मिलन हिंदू और इस्लाम आस्थाओं के बीच का आरंभ 10वीं शताब्दी में हुआ है। हिंदू बहुल भारतीय समाज में इस्लाम लगभग 600 वर्षों तक प्रभावशाली शासक वर्ग के बड़े तबके का धर्म रहा है। इस्लाम ने अपने अनुयायियों के लिए एक देवता, खास पूजा पद्धति और विशिष्ट जीवन शैली दी है। इसके अलावा इस्लाम ने अपने अनुयायियों को विशेष प्रकार की मुखाकृति, खान पान, वेशभूषा, भाषा, संगीत, विवाह और तलाक पद्धति स्थापित अध्यात्म दिया है। बुद्ध के विपरीत मोहम्मद हिंदू देवताओं में शामिल नहीं हो सके। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो को दर्शाता है। ये 17वीं शताब्दी का एक चित्र देख लीजिए। इसके बावजूद इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच
पुल बनाने के कई विशेष प्रयास किए गए। मतलब ये है कि भारत को एक ऐसा रास्ता बनाना पड़ा जिससे आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण अलग अलग होने के बावजूद दोनों समुदाय के साथ साथ रह सके। वास्तव में इस्लाम ने भी धीरे धीरे अपनी अरबी फारसी पहचान खो दी और अनेक हिंदू लोक परंपराओं को अपना लिया। भाषा, वेशभूषा, संगीत और खान पान के मामले में फारस और मध्य एशिया का प्रभाव धीरे धीरे देसी परंपराओं के साथ घुल मिल गया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक और क्रांतिवीर कबीर, इनका देखो, गुरु नानक का समय था 1469 से लेकर 1539 तक और कबीर जी का समय था 1398 से 1438 तक, ने भी अपने ढंग से हिंदू और मुसलमानों को करीब लाने की कोशिश की। इन संतों का संदेश उत्तर भारत के घर घर में पहुंचा। भारतीय जनों को सृजनशील प्रतिभा ने, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो या सूफी काव्य हो या भक्ति काव्य हो, संगीत और चित्रकला में, उर्दू भाषा के उद्भव में, भारतीय भाषाओं के विकास में और स्थापित कला में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये गंगा जमुनी तहजीब के नाम से भी प्रसिद्ध है। भारतीय इस्लाम ने अनेकवादी दृष्टिकोण को अंगीकार किया, जबकि अरब क्षेत्र में इसका दृष्टिकोण पूरी तरह एकवादी था। ये एक मुगल कहानी चित्रकार है जिसमें बादशाह जहांगीर को एक हिंदी जोगी के साथ दर्शाया गया है। भारत में ईसाई धर्म का पदार्पण अनेक यूरोपीय देशों में उसके पाप पसारने के पहले हो चुका था, लेकिन सभ्यता के स्तर पर मिलन 17वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत में प्रवेश तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुआ है। अंग्रेजी भाषा के प्रचार तथा लोकतंत्र और कानून के शासन की अवधारणा ने, जिसका प्रचार प्रसार ब्रिटिश शासकों के अलावा स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने भी किया था, भारत में चौथे मिलन को जन्म दिया है, जिसने भारतीय समाज को फिर से अनुवर्तोलोकन के लिए बाध्य किया। 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज तथा अन्य समाजों में धार्मिक और सामाजिक स्तर पर हुए सुधार इन्हीं प्रभावों को आत्मसात करने का प्रयास थे। राजा महाराजाओं के व्यापक शासनाधिकार छोटे पैमाने पर ही सही लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने घुटने टेकने लगे। राजनीतिक जागरण का पहला संकेत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को देखने को मिला। इसने राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संघ को नई संकल्पना को जन्म दिया। महात्मा गांधी के कल्पनाशील नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने व्यक्तित्व और अपनी सोच में आमूलचूल परिवर्तन किया। महात्मा गांधी ने आम आदमी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, स्वतंत्रता आंदोलन की उत्कृष्ट किया और व्यापक अहिंसात्मक जन आंदोलन को खड़ा कर आजादी हासिल करने में सफलता प्राप्त की। स्वतंत्र संग्राम में आम आदमी की भागीदारी और प्रमुख नेताओं के व्यक्तिगत जीवन और आस्था विश्वास ने विचारों को ऐसा अनूठा स्थितीकरण किया कि सांस्कृतिक विरासत में क्या रखा जाए और क्या छोड़ा जाए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में प्रचलित अनेक सामाजिक कुरीतियों का सूक्ष्म जांच पड़ताल भी की गई है। फलस्वरूप लिंग भेद, अछूत और समाज के कुछ वर्गों के शिक्षा को, मनाही को समाप्त करने की मांग उठी है। धर्म के मूल को माना गया है क्योंकि सहिष्णुता की भावना और मानव महत्व की सभी लोकप्रिय धार्मिक विश्वासों का अभिन्न अंग था, लेकिन अंधविश्वास और अयुक्ति संगता को त्यागने पर जोर दिया गया। व्यापक तौर पर यह माना गया कि जाति प्रथा ईश्वरीय आदेश न होकर मानव निर्मित और धर्म का काम समानता लाने का प्रयास है। यानी जाति प्रथा जो है ईश्वरीय आदेश न होकर मानव निर्मित है, यानी मानव ने ही बनाई, और धर्म का काम समानता लाने का प्रयास है। धर्म का काम क्या? समानता लाने का प्रयास करना है, ना कि स्त्रीकरण करना। सभी धर्म महत्वपूर्ण है और महात्मा गांधी के अनुसार हमारी प्रार्थना है, हे ईश्वर, तुमने मुझे जो रोशनी दी है वे उसे भी दे, ना हो बल्कि उसे सभी प्रकाश और सत्य दे जो उसे अपने सर्वोत्तम विकास के लिए चाहिए।
इसका सबसे बड़ा लाभ भारत में ये देखा जा सकता है कि ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष और मगर व्यक्तिगत जीवन जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के है। 20वीं सदी के अंत से सभ्यता के चैत्य में पांचवा मिलन हो रहा है और इसने हमारे जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। सूचना और संचार क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये क्रांति हमारे संचार के सभी माध्यम से बड़ी तेजी से बदल रही है। इसने बाजार और व्यापार को निकट ला दिया। इससे न केवल उत्पादों की भागीदारी बढ़ी बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों की और सूचनाओं का वितरण भी प्रशिक्षण क्षेत्र में संचार क्रांति तेजी से पांव फैला रही है। नई प्रौद्योगिकियां उत्पादकता बढ़ाने और गरीबी मिटाने में मददगार साबित हो रही है। उदाहरण के लिए देखो, सूचना व संचार करती मोबाइल फोन इंटरनेट का प्रयोग बड़ी तेजी से देश में बढ़ रहा है। इस पे एक झलक देखते हैं। उदाहरण के लिए 1998 तक मोबाइल फोन विलासिता की वस्तु के रूप में देखे जाते थे, जबकि 2014 में हम सेल फोन का प्रयोग करने वाले चौथे सबसे बड़े देश बन गए हैं। सूचना एवं संचार क्रांति से हमारे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और उसे टिकाऊ बनाने में गति मिली है। आज हम जिस पंख फैलाते हुए पुनर्जागरण को अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके मूल में स्वतंत्रता आंदोलन ही है, जिसने लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत किया और समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को विस्तार और बल दिया। इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने ज्ञान को सबकी पहुंच में आने का सुलभ कर दिया और सामाजिक दायरों को खत्म करने की संभावना भी दिखा दी। भारत में कई युगों तक उच्च स्तरीय ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्राह्मण वर्ग तक की सीमित रहा, जबकि सच ये कि पूरा समाज जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित संस्कारों के माध्यम से अविभाज्य समाज बना हुआ था। आम आदमी इंटरनेट के प्रयोग पर यदि कोई मनाही ही की गई तो ऐसे ही होगा जैसे मोबाइल फोन का कनेक्शन तो हर एक को उपलब्ध हो, मगर उसकी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो इंटरनेट प्रणाली में रखी है वे उच्च आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक वर्ग तक ही सीमित रख दी जाए। खुशी की बात यह है कि मध्य वर्ग तक सीमित ICT को अत्यंत नीचे पहुंचाया जा रहा है। इंटरनेट तक लोगों की पहुंच बढ़ी है। इससे समाज में विभिन्न वर्गों को आपसी दूरी घटी है। इंटरनेट द्वारा प्राप्त सूचनाएं अब केवल उच्च वर्ग की संपत्ति नहीं रह गई। हमारे सामने लक्ष्य ये कि हम ICT की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उपलब्धियों को लाभ उठा सके। इससे संदर्भ में हमें यह याद रखना होगा कि आवास, शिक्षा, चिकित्सा सेवा में असमानता की बृहत्तर समस्याओं को सचमुच सुलझाकर ही हम कंप्यूटर तक सबकी समान रूप से पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए भारत को इस न्याय सभ्यतापरक संवाद को आमजन के स्तर तक लाना होगा। आज एक नए प्रकार का ज्ञान अर्जित और विकसित हो रहा है, जो भारत के अपने पारस्परिक ज्ञान और विश्व की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित है। इससे पहले कि समझने के लिए हमें ज्ञान के उस स्वरूप पर एक नज़र डालनी होगी जो नई भारतीय पीढ़ी को अर्जित और विकसित कर रहे हैं। युवा भारतीय सांस्कृतिक दायरों से परे होकर दूसरों की भाषा, वैज्ञानिक प्रक्रिया, इतिहास और आस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नए परिप्रेक्ष्य निरंतर जुड़े रहे हैं और निश्चय ही हमारे अनुभवों को समृद्ध कर रहे हैं। आने वाले दशकों में राष्ट्र, राज्य, विश्व समुदाय में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना पाएगा, जो आधुनिक ज्ञान की शक्तियों में से अपने को लैस करेगा और सौभाग्यवश भारत के कई विश्वविद्यालय, विज्ञान और टेक्नोलॉजी केंद्र आज उत्कृष्ट निर्माण के लिए विश्व भर में प्रतिष्ठित है। देश में पुनर्जागृत महिलाओं और पुरुषों की संख्या बढ़ रही है और इनके पास साहस, प्रतिभा और विश्व की प्रतिष्ठा के बारे में खतरे उतरने की क्षमता है। इनमें से तमाम लोग अपने समुदाय के बाकी लोगों से जुड़ने तथा भारत को मजबूत एवं न्याय संगत बनाने के लिए कटिबद्ध है। हमारे भारतवर्ष में नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे भारत का नवीनीकरण।
भारत का नवीनीकरण जो स्वतंत्र संग्राम के दौर में शुरू हुआ था, भारतीय इतिहास के सबसे आकर्षक अध्यायों में से एक है। ये एक है हमारे राष्ट्र नायकों ने स्वतंत्र प्रवृत्ति से आगे देखते हुए हमारे समाज के सभी पक्षों का सुधार करने की बात सोची थी। ये प्रक्रिया अभी जारी है। इससे पहले को समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के संबंध में देखा जा सकता है। गणतंत्र के आरंभिक नेताओं के मन में ये बात स्पष्ट थी कि बहुल आस्था एवं भाषाओं में देश, राष्ट्र, राज्य की कर्तव्य है वे धार्मिक मामलों में तटस्थ रहे। वास्तव में नेतृत्व समग्र रूप से धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध था। सौभाग्य से ये भारत की विरासत की तर्ज पर ही था। भारत में अन्य तमाम देशों से ज्यादा समय से बहुलतावादी चुनौतियों का सामना करता रहा है। आस्था के मामले में पश्चिम और विश्व के अनेक हिस्सों में ईसाई और इस्लाम के आगमन से बहुत पहले भारत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के बीच सभ्यतापरक संपन्न का क्षेत्र रहा है। ईसाई और यहूदी धर्म पहली शताब्दी में ही भारत पहुंच चुके थे। इस्लाम ने 8वीं सदी के बाद भारतीय प्रायद्वीपीय के तटवर्ती कस्बों के मार्फत भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। 9वीं शताब्दी में जब फारस और जरदुश्त धर्म के अनुयायी ने ये महसूस किया कि मुस्लिमों के हमलों से उनका धर्म खतरे में है, तब वे वहां से भागकर भारत के पश्चिम तट पर चले आए। उनके वंशज आज भी अपने रीति रिवाजों का निर्वाह करते हैं। भारत में रह रहे उन्हें फारसी कहा जाता है। 16वीं सदी में भारत में सिख पंथ के जन्म हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच निरंतर होते संघर्षों को शांत करने के लिए हुआ था। पिछली सदी में जब तिब्बतियों को लगा कि उनका धर्म और सांस्कृतिक खतरे में, तब उन्होंने भारत की शरण ली। आज भी बड़ी संख्या में तिब्बती भारत में रह रहे हैं। बहुसंस्कृतिवाद भारतीय सभ्यता का बुनियादी ढांचा है, पर भारत का ये बहुसांस्कृतिक चरित्र अनिश्वरवादी नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों का सम्मिलन दर्शाता है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि अतीत में भारत ने विभिन्न मतों और पंथों को आत्मसात किया और उन्हें एक साथ फलने फूलने का अवसर दिया। धर्म के क्षेत्र में तो इसने 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमा और प्रतिष्ठानों का भी परिकल्पना भी की है। धर्म निरपेक्षता और बहुसंस्कृतिवाद एक दूसरे के विरोधी नहीं है। भारतीय लोक जीवन के इसी खुलेपन के कारण आपसी सद्भाव की भावना जननीति बन पाई है। ये सुनिश्चित करता है कि मतभेदों को संवाद के माध्यम से दूर किया जाएगा। ये भी दुनिया के विभिन्न भागों से आ रही विचारधाराओं को किसी भी प्रकार से अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। ये बेहद जरूरी है कि बहुसंस्कृतिवाद प्रणाली में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को बहु आस्था की एकता में विश्वास दिलाया जाए। दुनिया उस दिन बहुत गरीब हो जाएगी जिस दिन सभी के लिए एक ईश्वर और एक पूजा पद्धति निर्धारित कर दी जाए। यह मानव अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में एक भाषा या बोली तय कर दी जाए। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही लोक ध्वनि या गानों का एक सेट दे दिया जाए। हमारी सभ्यता के अविरल लंबे दौर से एक बात विशेष तौर पर देखने को मिलती है कि भारत आम आदमी ने सदा ही बहुलवाद और सहिष्णुता को शक्ति प्रदान की है। भारतीय होने के लिए किसी खास धर्म, जाति, संस्कृति या भाषा का होना जरूरी नहीं है। बहुलतावाद सर्व भारतीय पहचान की आधारशिला है और इसे अन्य किसी पहचान के साथ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। अन्यों की पहचान के आधार देना हमारे संवैधानिक कर्तव्यों का हिस्सा है। इसी सभा ने संविधान की रचना की जिसके तहत सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार मिला है। ये संविधान सभा का एक फोटो है। संविधान सभा के संवाद ये स्पष्ट करते हैं कि हमारा नेतृत्व भारत की आर्थिक क्षमताओं को तेजी से बढ़ाना चाहता है। इसके लिए पहला काम भारतीय समाज, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इस तरह परिवर्तन लाना था कि वे राष्ट्र राज्य को
संशक्ति और जीवटता को सुदृढ़ कर सके। इसने बहुत समय लिया। 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारत द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति ने व्यवसाय उद्यमी वर्ग को रचनात्मक ऊर्जा को उभारा और उन प्रतिरोधात्मक नीतियों को विदा कर दिया जो पहले राजनेताओं और प्रशासकों को स्वयं विवेक का बहुत सारा अधिकार देती थी। इससे क्षमता, उत्पादकता और प्रतिष्ठा पर नया जोर पड़ा। फलस्वरूप हमारा सकल घरेलू निवेश और सकल घरेलू उत्पाद दोनों काफी बढ़ गए। विश्व स्तर पर क्रय शक्ति की दृष्टि से आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। वर्तमान विकास दर पर इसके और आगे बढ़ने की संभावना है। भारतीय व्यवसाय का रूप रंग आज भी काफी बदल गया। कई भारतीय कंपनियां इस समय विश्व की शीर्ष कंपनियों की सूची में है। कुछ भारतीय कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय हो गई। सॉफ्टवेयर सेवा में भारत अग्रणी देश। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और वित्त के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारतीय नागरिकों की भूमिका जानी जाती है। भारतीय मध्यम वर्ग की आबादी बढ़कर 30 करोड़ हो गई है। भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर है। दुनिया में दूध का ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके पास विश्वसनीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भी है। इस प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद हम लोग देश में गरीबी, अशिक्षा और बीमारी से बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में 20 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए समेकित कार्यनीति बनाने की बेहद जरूरत है। हर प्रकार की गरीबी को यथाशीघ्र दूर करने के लिए हम अपनी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के लक्ष्य और आगे बढ़ना होगा। प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी पुर्जों को चुस्त दुरुस्त करना होगा। हमें $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को तेजी से पार करना होगा। इस प्रकार अर्जित धन को न केवल संरक्षित किया जाएगा बल्कि उससे उत्कृष्ट संस्थानों का निर्माण होगा और अन्य प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी जिनसे लाभ उठाकर युवा वर्ग अर्थव्यवस्था में पूर्ण योगदान करे। हमें कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे कृषि पैदावार में अतिवृद्धि, भौतिक और सामाजिक मूलभूत सुविधाओं का विकास हो और राजकोष का दृढ़ीकरण हो। हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है कि हमारा आर्थिक विकास दर भविष्य में भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। हमारा उद्योग, खासकर सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की उत्पादक इकाइयों को विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में खरा उतरना होगा। हमें घरेलू बाजार से नजर उठाकर विश्व व्यापार बढ़ाने को ध्यान देना होगा। ये भारत के जनांकीय लाभांश, अंग्रेजी भाषी जनशक्ति और अभियांत्रिकी प्रतिभाओं के बल पर भी संभव हो सकेगा। ये सत्य है कि पिछले वर्षों में आर्थिक शक्ति थोड़े से लोगों के हाथों में चली गई और कुछ हाथों में संपूर्ण आर्थिक शक्ति का सिमट जाना गंभीर चिंता का विषय है। हमारा समग्र आर्थिक विकास तब तक नहीं होगा जब तक जनता की उसकी दिशा तय करने का हक नहीं होगा। लोकतंत्र इसका सही उत्तर है। लोकतंत्र, अधिक लोकतंत्र ही वह उपाय है जिसमें कुछ लोगों की उच्च लाभप्रदता को, सामान्य जन को बदहाली मिलने की विसंगति को दूर किया जा सके। कई सकारात्मक पहलू भी है। भारत अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोजगार, पूंजी और भंडार, तकनीकी प्रगति, पिछले मॉडल भी आंशिक संशोधन कर उसे सही बृहत आर्थिक स्वरूप दे सकता है, क्योंकि इसके पास अनुकूल जनसांख्यिकी प्रोफाइल और हमारी आर्थिक स्थिरता, संस्थानों की गुणवत्ता, मानव संसाधन विकास और खुलेपन उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा उद्यमिता, लोकतंत्र और शालीन कानून व्यवस्था वे तत्व है जो मुक्त उद्यम को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। हमारी अग्रगामी नीतियों और कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए सुशासन अत्यंत आवश्यक है। ताजे विचारों को आने देने की पूरी छूट होनी चाहिए। नए कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय समग्र प्रयोजनीयता और निर्भीकता होनी चाहिए। विचार, नीति और निष्पादन सुशासन के ये 3 तत्व है जिससे त्वरित प्रगति होती है। अन्य शब्दों में
देश को पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ यानी गरीबी घटाने की दिशा में प्रभावित करने की जरूरत है, जिसमें गरीब ही प्रतिभागी और गरीब की ही लाभार्थी भी हो। राज्य के प्रबंध के लिए गंभीर चुनौती ला दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और नीति कुशलता को ये श्रेय है कि भारत के सभी रियासतें शामिल हो सकी जो उस समय भारत का एक हिस्सा थी। उन्होंने ये ऐतिहासिक कार्य अत्यंत अल्प समय में संपन्न किया और वह भी पुराने राजवाड़ों और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखकर राजे रजवाड़ों को सम्मिलित किया। बिना भारत के लिए ना तो संश्लिष्ट राष्ट्र बनना संभव था, ना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती थी। ये जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना लगभग 17 साल के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत आधारशिला दी। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थानों का निर्माण किया। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के निधन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ह्रास हुआ, जिसने 1947 से लेकर 1967 के दौर में देश को और संस्थानों को प्रभावशाली और पारदर्शी नेतृत्व दिया था। हाल के वर्षों में भारतीय राज्य व्यवस्था केंद्र और कई राज्यों में गठबंधन की राजनीति चलने लगी। इसके लिए गठबंधन के भागीदारी में गहरी आपसी समझ होनी चाहिए और भागीदारी के बीच नियमित संवाद होना चाहिए। निर्वाचन प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता हो। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि योग्य और प्रतिबद्ध लोगों को कैसे राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक राजनीतिक दल के नेतृत्व को इस तरह और जागरूक होना होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस राज्य व्यवस्था में बहुमूल्य योगदान कर रहे हैं। एक और सकारात्मक कार्य ये हो रहा है कि भारतीय महिलाओं में शांत ढंग से क्रांति आ रही है। जीवन भारतीय लोकतंत्र ने शासन विधि में 12 लाख को निर्वाचित महिला पदाधिकारियों की प्रतिभागिता को सुनिश्चित कर दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 10 लाख सक्रिय लघु ऋण महिला कार्यकर्ता सहयोग दे रही है। इसके अलावा 1 अरब की आबादी वाले भारत में लगभग आधी कार्य शक्ति महिलाओं की है। ये सही है कि राजनीति के और कॉरपोरेट सेक्टर में महिलाओं की उपलब्धियां अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षा और लघु वित्त क्षेत्र में बेहतर पहुंच की वजह से गांवों और कस्बों में कामगार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। स्कूल कॉलेज में छात्राएं छात्रों से बेहतर परिणाम दे रही है। महिलाएं अच्छी प्रबंधक सिद्ध हो रही है क्योंकि वे अपने धन और कौशल का उपयोग उत्पादक कार्य में अधिक कुशलता से करती है। पिछले वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभाओं का एक बड़ा समूह तैयार करना, अकाल को समाप्त करना और समाज में लोकतांत्रिक पद्धति को लागू करना हमारे लिए संभव हो सका है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और कंप्यूटर इंजीनियरों और संगीतकारों और कलाकारों, फिल्म प्रोड्यूसरों और अभिनेताओं, विद्वानों और लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं द्वारा संचालित शिव वित्तपोषित संस्थाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आज हम बड़ी उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद, घुसपैठ, सांप्रदायिक और हिंसा, संकीर्णता, नस्ली धार्मिक रिश्तों के राजनीतिकरण के साथ साथ घटती आजीविका से हमारा समाज घोर अवसाद की ओर आ गया है। 20वीं सदी के आखिरी दशक से देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई है। ये सही है कि सरकार आतंकवाद, घुसपैठ और पृथकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। एक वर्ग ऐसा भी जो ये सोचता है कि भारतीय राज्य के समक्ष आई ये चुनौतियां शासन के उपक्रमों द्वारा सामान्य आंकलित स्थिति से कहीं ज्यादा गंभीर है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शोर शराबा, गंदगी है और आतंकवाद से निपटने में अक्षमता है। लेकिन हमारा विश्वास है कि लंबे दौर में लोकतंत्र ही अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से निपटने में दृढ़ संकल्प शक्ति से जनता की एकता के बल पर आतंकवादी तत्वों पर काबू पा सकता है।
हमारी विदेशी नीति को चुनौतियां भी, विशेषकर हमारे दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में है। आज भारत में लोकतंत्र जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण नहीं है। समावेशन का संरक्षण, उत्तरवर्ती शिक्षा और प्रमुख भारतीय भाषाओं में इंटरनेट की सुविधाओं के विस्तार से इस दिशा में और प्रगति होगी। इससे बेहतर प्रशासन, अभिज्ञ समाज और बाजार तथा आम आदमी की समृद्धि सुनिश्चित होगी। ऐसे हमें एक ऐसा वातावरण बनाकर रखना होगा जिसमें प्रतिस्पर्धा, योग्यता और समावेशन को प्रोत्साहन मिले। इस दिशा में नए मौलिक विचारों, नई नीतियों और कार्यक्रमों की जरूरत है। उन नीतियों को लागू करने में हमें कार्यमूलक और निर्भीक होना पड़ेगा। संवाद, जो कि लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है, इसे सुनिश्चित करेगा। आज भारत का नवीनीकरण पहले की तुलना में कहीं अधिक चरित्र और सक्षमता और युवक युवतियों के परीक्षण पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी आबादी में इनकी संख्या ज़्यादा है। भविष्य में वही है जिसे हम सब जन मिलकर बनाते हैं। हमारी युवा पीढ़ी सचमुच शिक्षा और कौशल अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे भारत को विश्व की बड़ी शक्ति बनाना चाहती है। इस आकांक्षाओं की पूर्ति का शिक्षा से सीधा संबंध है। हमारे पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी, चिकित्सा और कला की कहीं उत्कृष्ट संस्थान है, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम है कि वे हमारे छात्रों की मांगों अथवा हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से अपर्याप्त है। बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि वरिष्ठ लोग युवा वर्ग को किस प्रकार मार्गदर्शन करते हैं और सार्थक प्रयत्न द्वारा अपनी सृजनशीलता को पूर्ण अभिव्यक्ति कर सके। हमें भारत के एक नए ज्ञान समाज के रूप में संवर्धित करने के लिए सचेत होकर काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ज्ञानी पुरुषों की परिपाटी रही है। यहाँ ज्ञान की धारा तब अवरुद्ध हो गई जब हमने अतीत में समाज के एक बड़े वर्ग को, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, शिक्षा से वंचित कर दिया था। ये भी हमें बराबर ध्यान रखना होगा कि ज्ञान और विद्या का बहुमूल्य भंडार किसानों और हस्तशिल्पों, कलाकारों, दार्शनिकों और हमारी माताओं और दादा दादियों को इस समय के लोकाचार और लोक कथाओं के महाकाव्यों और परंपराओं में भी सन्निहित है। भूमंडलीकरण के युग में हमारे पारंपरिक ज्ञान को मानने और उसे नई अभिव्यक्ति देने की जरूरत है। आने वाले दशकों में सुदृढ़ ज्ञान समाज ही भारत के लिए राष्ट्र समुदाय में एक आदरणीय स्थान सुनिश्चित कर सकेगा। कोलाहल और अनिश्चित बगावत और घोटालों के बावजूद हमारे देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ढांचे में अच्छे भविष्य की प्रचुर संभावनाएं है। नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे, भावी भारत। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। मैं भारत के इतिहास का एक जिज्ञासु छात्र हूँ। अपने देश को समझने में उस पारंपरिक इतिहास लेखन को अपर्याप्त मानता हूँ जिसमें सिर्फ शासकों पर केंद्रित घटनाओं का विवरण दिया जाता है। इसलिए मैंने देश के साधु संतों, कवियों, वैज्ञानिकों, स्थापकारों, अभियंताओं, किसानों, कारीगरों की आवाज़ें भी सुनने की कोशिश की है। मैंने औरों से ज़्यादा अपने गांवों के सामान्य लोगों से बहुत कुछ सीखा है और जाना है। मैंने ये भी पाया कि अपने देश को समझने के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों, आर्थिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक घटनाओं की भांति लोक गाथाओं और जनश्रुतियों का भी महत्व है। इस संदर्भ में पाता हूं कि दूसरे के विचारों को आशा और विश्वास के साथ आदर करने की जरूरत है, क्योंकि संभव वे सत्य बोल रहा हो। इस भाव ने भारतीय जीवन को बहुत समृद्ध किया है। ऋग्वेद में ये बात बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त हुई है कि एकम सत विप्रो बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को वृद्ध जन विभिन्न रूपों में वर्णित करते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारे ऋषियों ने एक सत्य अनेक अभिव्यक्तियों के सूत्र को इसलिए रचा क्योंकि इसमें एक और जहाँ प्रकृति की जटिलता और इसके अर्थ संबंधों को आसानी से समझा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न आस्थाओं और रीति रिवाजों के वाले समाज में स्वार्थ और सद्भाव से रहा जा सकता था।
बहुलतावाद का सिद्धांत न केवल सभी प्रकार के विचारों को सम्मान देता है, बल्कि समाज में ये समझने की आदत भी डालता है कि दूसरे व्यक्ति का विचार सही हो सकता है। एक सौहार्दपूर्ण समाज की रचना की दिशा में उठाया गया पहला कदम यह है कि हम उन व्यक्तियों के विचारों को समझें जिनके साथ हमारी असहमति हो। पिछले वर्षों में आतंकवाद और कट्टरवाद ने विश्व राजनीति को नया मोड़ दिया और ये अप्रत्याशित चुनौतियों को विश्व के नेताओं से नई, निर्भीक और कल्पनात्मक रणनीति की अपेक्षा करती है। इसलिए हमारे समय में सामंजस्य और शांतिपूर्ण जीवन का संवाद और बहुधा दृष्टिकोण रखना आवश्यक हो गया। इस संदर्भ में हमें शिक्षा की केंद्रीय भूमिका को नए सिरे से देखना होगा और एक सुसंगत समाज के निर्माण में धार्मिक सहिष्णुता को भी अधिक सचेत होकर काम में लाना होगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना होगा, जिससे ये वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में प्रभावी भूमिका निभा सके। 21वीं सदी के दूसरे दशक के बारे में सोचता हूँ कि मेरे पौत्र प्रपोती या उनके बाद आने वाली पीढ़ियों का भारत कैसा होगा। आने वाले समय में भारत विश्व नियंता की भूमिका में होगा, इतना स्पष्ट है। यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति भारतीय तथा विश्व में व्यापक जागरूकता आएगी। 1915 में आनंद कैंटिस कुमार स्वामी ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, हमें हर प्रजाति अपनी आत्मव्यक्ति के दौरे में विश्व की सभ्यता को कुछ न कुछ मौलिक योगदान करती है। भारत का मौलिक योगदान इसकी भारतीयता है। यदि विकल्प की तलाश में इसने अपना स्वाभाविक गुण त्याग दिया तो विश्व के सामने से खाली हाथ जाना पड़ेगा। वर्ष 1947 के बाद हुए भारत के विकास को देखते हुए मुझे यकीन है कि नई सहस्त्राब्दी में भारत चाहे वह सभ्यता का क्षेत्र हो अथवा आर्थिक मामले का दुनिया के सामने खाली हाथ नहीं होगा। भारत के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसने अपने पूर्वजों की शिक्षा को तो हृदयंगम किया ही, इसने वैश्विक चलन के साथ अपना तालमेल बिठाए रखा है। भारतीय बुद्धिजीवी एक और जहां बुद्ध, गांधी और टैगोर में रुचि लेते हैं, वही दूसरी ओर वे शेक्सपियर, बीथोवेन, वॉक, तालिस्ताय और अन्य कलाकारों की भी कृतियों में दिलचस्पी दिखाते हैं। अतीत में भारत ने अन्यों को जीवन मूल्यों और परंपराओं से बहुत कुछ सीखा है और दूसरों में अपना बहुत कुछ जोड़ा भी है। महात्मा गांधी ने हम सबसे अपेक्षा की थी एक ऐसे भारत के निर्माण की जिसमें निर्धनतम व्यक्ति भी इसे अपना समझे और इसका निर्माण में उसकी आवाज प्रमुख हो। एक ऐसा भारत जिसकी जनता में न उच्च वर्ग हो न निम्न वर्ग हो। एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय संपूर्ण स्वाद के साथ रहे। भारत में हार्दिक सैनिक, सांस्कृतिक बल तथा ब्राड युवा वर्ग को लेकर एक न्याय संगत समाज बनने और एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य बनने में सार्थक विद्यमान है। इस बात की आवश्यकता है कि हम सब पूरा प्रयास करें और निष्ठा तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़े। गणतंत्र भारतीय शासन के हृदय में बसा हुआ चुनाव दर चुनाव भारतीय मतदाता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और राज्यों के अलावा केंद्र भी अपने प्रतिनिधियों और सरकार को बदल रहे हैं। इस घटना को जिस तरह से नागरिक समूह, मीडिया और सक्रिय न्यायपालिका का समर्थन मिला है, उसने कार्यपालिका को जवाबदेही को बहुत बढ़ा दिया। निश्चय ही भारतीय लोकतंत्र महज पंचवर्षीय चुनौतियों के कर्मकांड से ऊपर उठकर सुशासन की ओर आगे बढ़ रहा है। सुशासन अचानक ही नहीं आ जाता, इसकी मांग नागरिकों को करनी होती है। राष्ट्र, राज्य तथा उसका स्पष्ट रूप से और सचेत होकर पोषण करना होता है। इसलिए जरूरी है कि नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में मुक्त होकर खुले मन से पूरी तरह भाग लेने की अनुमति दी जाए। नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार के अलावा पदों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने, राजनीतिक दल गठित करने और सभी प्रकार के
नागरिक स्वतंत्रता का आनंद उठाने दिया जाए। इस प्रकार सुशासन का गहरा संबंध जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व, तत्व प्रसिद्ध नीति निर्माण और व्यावसायिक लोकाचार से प्रेरित सिविल सेवा से है। मजबूत नागरिक समूह, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका सुशासन की पूर्व शर्त है। भारत ने जिस उदारता से अपने यहाँ बहुल समाज को अपनाया है, फलने फूलने दिया, उसे सारा विश्व इसे आदर की दृष्टि से देखता है। अपने अनुभव के आधार पर हम समाज के अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें ये समझना चाहिए कि केवल और केवल लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत ही अपनी जनता का दिल जीतेगा और विश्व का भी सम्मान प्राप्त करेगा। किसी भी सभ्यता और स्वस्थ और सुसंगठित होने का निर्णय चुनौती का सामना करने की उसकी क्षमता और प्रगति विरोधी एवं विभेदकारी कर्मकांडों, रीति रिवाजों, विचारों और विश्वासों से कैसे हाथ छुड़ाता है, वे निर्भर करता है कि भारतीय सभ्यता ने समय समय पर ऐसे सामर्थ्य को दर्शाया है। मुझे यकीन है कि जब तक भारतीय समाज और राजतंत्र साहित्य, कला, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और प्रतिभाशाली रचनाकारों को प्रोत्साहित करता रहेगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाहारवृत्ति और न्याय को समुचित प्राथमिकता देता रहेगा, तब तक भारत की सदियों पुरानी संस्कृति नए नए रूपों में संवरती रहेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भारत को एक ऐसा स्थान बनाने का सतर्क और निरंतर प्रयास करना होगा जिसका स्वप्न रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, जहाँ चित्त भय शून्य, जहाँ सिर उन्नत हो। सपनों का भारत। महात्मा गांधी ने मेरे सपनों का भारत शीर्षक में निबंध लिखा है कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए कार्य करूंगा जिससे निर्धनतम व्यक्ति भी ऐसा महसूस करे कि उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी भी आवाज प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसकी जनता में न कोई उच्च वर्ग है न निम्न वर्ग है। एक ऐसा भारत जहाँ सभी समुदाय संपूर्ण सौहार्द के साथ रहे। एक ऐसा भारत में छुआछूत की बुराई के लिए कोई जगह न हो सकती। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। आपके सपनों का भारत क्या है? हमें आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये नीचे कुछ डिटेल है। मैं ये भी जानता हूँ कि व्यक्ति की तरह देश को भी अपना भाग्य होता है। महत्वपूर्ण विश्व शक्ति के रूप में भारत के अभ्युदय की आज पूरी संभावना है। भावी भारत गरीबी और अशिक्षा के कलंक से मुक्त होगा। मैं आज भारत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भारत का इतिहास, कभी इसकी उपलब्धियां मुझे खुशी और गौरव को अनुभूति देती है, कभी इसकी विफलताओं का क्षोभ भी होता है, लेकिन इतना तय है कि मुझे अपने भारत पर गर्व है। ये गर्व मात्र संकीर्ण राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से नहीं है जो अपने में महत्वपूर्ण है, बल्कि उन मूल्यों की दृष्टि से जो भारत अपने बच्चों को सिखाता है। ये मूल्य सादा जीवन, उच्च विचार, पारिवारिक बंधन, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता, आध्यात्मिक जिज्ञासा और पारिस्थितिकी के प्रति समादर का भाव है। भारत के कुछ मूल तथ्यों के बारे में अपन देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। देश का नाम भारत एक गणराज्य है। राज्य के प्रकृति सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र। उद्देश्य क्या है? सत्यमेव जयते संस्कृत से लिया गया है। एकमात्र सत्य की विजय होती है। राष्ट्रीय क्या है? झंडा है, तिरंगा। देख लीजिए तिरंगे को। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते। राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की? भौगोलिक विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 80 डिग्री 4 मिनट है तथा 370 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच एवं पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 680 डिग्री से 7 मिनट पूर्व तथा 970 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतों के बीच है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान
उत्तर में चीन, भूटान व नेपाल और पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश है तथा दक्षिण में श्रीलंका जो पार्क स्टेट व मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित सक्रिय समुद्री रास्ते से भारत से पृथक है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो 32,87,240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है अपने भारत का। ठीक है। राजधानी नई दिल्ली। शासकीय इकाइयाँ 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, अभी आ रहा है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। जनसंख्या लगभग जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है 121 करोड़। ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर, पुरुषों की संख्या इसमें 67,37,24,248 और महिलाओं की संख्या 48,64,69,174 है। और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 940 है। और साक्षरता दर की बात अगर की जाए तो 74.4% है 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत में पुरुष साक्षरता की दर 82.14 है और महिला साक्षरता की दर 65.46% है। सकल घरेलू उत्पाद कुल $1.847 ट्रिलियन लगभग 101 ट्रिलियन रुपये यानी विश्व बैंक 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। संघ की राजकीय भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में है। अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत। राजकीय भाषा 22 है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी संविधान की जो भाषाओं का आंकलन है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। उसमें क्या क्या भाषाएं हैं? गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी के अंतर्गत कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संताली, सिंधी, तेलुगु, तमिल व तेलुगु व उर्दू। भारत के प्रमुख धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी, जरदुश्त तथा अन्य अनेक विश्वास मत। प्रमुख समुदाय भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लगभग 4,635 समुदाय की पहचान की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने हमारा भारतवर्ष को एक अच्छे से देखा, इसमें एक भी शब्द नहीं छोड़ा, आपके सामने एज इट इज प्रस्तुत किया। शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और खुद भी लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी मेहनत के बाद वीडियो तैयार होता, आप लोग शेयर अवश्य किया करो और कमेंट भी ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।